हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, गांधी जी पहली बार कब शिमला आए थे। तो गांधी जी कब शिमला आए थे, तो ऑप्शन ए जो है 1921 ये इसके लिए राइट ऑप्शन है। तो थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। गांधी जी जो था सबसे पहले 1921 में शिमला आए थे। और ये कब आए थे? 12 मई 1921 को, याद रखेंगे आप। गांधी जी मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय के साथ ये तीनों जो थे 12 मई 1921 को जो उस टाइम के वाइस रॉय थे लॉर्ड रीडिंग, उनसे मिलने शिमला पहुंचे थे। और रुके कहाँ थे तो याद रखेंगे आप, शिमला में वो शांति कुटीर नामक एक भवन है, जगह है, वहाँ पर रुके थे। और जो उनका भाषण हुआ था वो ईदगाह मैदान जो है वहाँ पर उनका भाषण हुआ था। इसके बाद मई 1931 में, मतलब लगभग 10 सालों बाद जो थे, गांधी जी दूसरी बार शिमला आए थे। और टोटल जो है 1921 में पहली बार आए थे और 1946 में अंतिम बार गांधी जी शिमला आए थे। तो 1921 से 1946 तक जो है 10 बार जो था गांधी जी शिमला आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है, भारत में शिमला को ब्रिटिश राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था। तो ऑप्शन बी देख रहे होंगे आप, सर जॉन लॉरेंस जो थे, इनको जाता है श्रेय शिमला को ग्रीष्मकालीन ब्रिटिश राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का। तो ऑप्शन बी जॉन लॉरेंस जो है राइट आंसर है। और आपको पता भी होगा कि 1864 में 1864 में जो था ये आधिकारिक घोषणा हुई थी शिमला को ब्रिटिश ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की। और ये 1864 से लेके 1947 तक, भारत की स्वतंत्रता तक जो था, ये ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी। और इसके बाद शिमला जो है पंजाब की भी राजधानी रही थी। और बाद में जो था 1966 में हिमाचल की राजधानी जो था घोषित किया गया था। पूर्ण राज्य का दर्जा तो 72 में मिला था, लेकिन 1948 के बाद तो हिमाचल का निर्माण हो गया था। तो 1966 में जो था हिमाचल की राजधानी घोषित किया गया था शिमला को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है, हिमाचल सड़क परिवहन निगम एचआरटीसी की किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो आपको पता है हम ये डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल का जो कंडक्टर का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें ये पूछा गया है कि एचआरटीसी कब बनी। तो निगम जो है ये कब बना गया है, तो 1974 में, ऑप्शन ए राइट आंसर है। याद रखेंगे आप, 1974 में आपका एचआरटीसी का गठन हुआ था निगम का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में सूर्य मंदिर किस स्थान पर स्थित है। तो पहले भी क्वेश्चन आ चुका है और ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पेपर में पहले भी हमने डिस्कस किया है। तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। तो नीरथ में है हिमाचल प्रदेश में स्थित सूर्य मंदिर। तो ये जो सूर्य मंदिर है ये नीरथ रामपुर से 18 किलोमीटर दूर नीरथ एक गांव है जिला शिमला में। तो यहाँ पर ये मंदिर स्थित है। और जो मंदिर के गर्भगृह में जो प्रतिमा है सूर्य की, वो 3 फुट ऊंची और 4 फुट चौड़ी एक प्रतिमा है और काफ़ी पुराने समय की है ये। और इसमें जो है सूर्य भगवान देवता जो है अश्व के जो 7 अश्वों पर, मतलब 7 घोड़ों पर सवार दिखाए गए हैं। और जो मंदिर का निर्माण है वो 7वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। तो 119 के लिए डी जो था नीरथ राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर वॉर मेमोरियल स्थित है। तो आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन डी धर्मशाला इसके लिए राइट आंसर है। तो धर्मशाला में वॉर मेमोरियल है और ये 1947, 48, 62, 65, 71 जो भी युद्ध हुए हैं उसमें जो शहीद हुए हैं जवान, उनकी याद में ये वॉर मेमोरियल जो है बनाया गया है।
और ऑप्शन बी 120 के लिए राइट आंसर था, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्राशर झील स्थित है। तो आप सभी जानते होंगे जिला मंडी में है आपकी ये प्राशर लेक जो है स्थित है। 2730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये जो ऋषि मनु थे उनके पुत्र प्राशर ऋषि से संबंधित है, तभी इसका नाम प्राशर झील या प्राशर लेक पड़ा है। इसके अलावा जिला मंडी में आपकी रिवाल्सर झील, जिसे तैरते हुए टापुओं की झील भी कहा जाता है, और इसके अलावा इसको पद्मनाभन या पद्माचन झील भी कहते हैं। तो इसके साथ ही पंडोह में आपकी एक कृत्रिम झील है। तो इसके अलावा कुमारवा झील, मछियाल झील, कमरूनाग झील, सुखसागर झील झीलें हैं, ये मंडी ज़िले से संबंधित हैं। इसके अलावा आपने कालासार झील और कुंत भ्योग झील, ये झील भी जो हैं जिला मंडी में पड़ी होंगी। तो जो हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज जी के डिस्कस किया है, जो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, उसमें हमने जब हम डिस्ट्रिक्ट को डिस्कस करते हैं तो उसमें हम ये सारी चीज़ें जो हैं डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 120 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अदरक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो ऑप्शन ए सिरमौर इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। 122 का ए जो था राइट ऑप्शन था। बात करें ऑप्शन बी सोलन की, तो सोलन को जो है मशरूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक जो है मतलब बहुत ज़्यादा मशरूम की खेती होती है। क्षेत्र में विशाल मशरूम की खेती के साथ साथ चंबा घाट स्थित मशरूम अनुसंधान निदेशालय है यहाँ पर। तो भारत का मशरूम का शहर कहा जाता है सोलन को। इसके अलावा टमाटर की खेती भी बहुत अच्छी होती है। तो क्षेत्र में टमाटर के थोक उत्पादन के संदर्भ में सोलन को जो है जिला सोलन को रेड गोल्ड नाम दिया गया है। तो ये चीज़ें भी याद रखेंगे आप। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई थी। तो 5.27 करोड़, देख सकते हैं आप। ऑप्शन डी राइट आंसर था। आपको पता है कि देश में पहली पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 में शुरू हुई थी, 1951 में, और जो ख़त्म हो गई हैं वो 12 पंचवर्षीय योजनाएं कुल देश में चली हैं। और 2017 में जो था सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं बंद कर दी गई। पंचवर्षीय योजना जो थी भारत के योजना आयोग द्वारा बनाई जाती हैं थी, माफ़ कीजिए उस समय बनाई जाती थी। तो इसके बाद 2014 में जो था सरकार आते ही केंद्र में इसका नाम जो था योजना आयोग का नाम नीति आयोग रख दिया गया था बदलकर। और जैसे ही वो पंचवर्षीय योजना जो अंतिम चली थी 12वीं जो 2017 में ख़त्म हुई, तो उसके बाद पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया। और हिमाचल को मिले थे 5.27 करोड़, जबकि देश में जो पंचवर्षीय प्रथम पंचवर्षीय योजना, उसमें कुल व्यय जो था, कुल राशि खर्च की जानी थी 2378 करोड़ रुपए। और 2378 करोड़ में 5.27 करोड़ हिमाचल के हिस्से में थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नाथपा झाकड़ी परियोजना हिमाचल प्रदेश का अंशदान है। तो जो नाथपा झाकड़ी परियोजना है उसमें हिमाचल प्रदेश जो है स्टेट गवर्नमेंट, उसका कितना प्रतिशत शेयर है, अंशदान है। तो ऑप्शन डी 25% देख सकते हैं आप। ऑप्शन डी राइट आंसर है 124 के लिए। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और ये हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग पर सतलुज नदी पर जो है ये परियोजना है। इस परियोजना को 2004 में कमीशन किया गया था, तथा आधिकारिक तौर पर जो था उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा 2005 में इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया। ये 1500 मेगावाट की एक योजना है। 1993 में 1993 में इसका काम शुरू हुआ था, और 1993 में देश की ये सबसे बड़ी जो थी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था, एक 1500 मेगावाट का, जो बड़े प्रोजेक्ट थे उनमें से एक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ओसी हांडा द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन HP। याद रखेंगे आप। 125 के लिए ए राइट ऑप्शन है।
इसके अलावा और बहुत सी किताबें लिखी गई हैं। हिमालयन ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर, वेस्टर्न हिमालय फोल्क आर्ट, हिमालयन रॉक आर्ट, नागा कल्ट्स एंड ट्रेडिशन इन द वेस्टर्न हिमालय, हिस्ट्री ऑफ उत्तरांचल। तो ये बुक्स जो हैं इनके द्वारा लिखी गई हैं। वुड कार्विंग इन हिमालयज रीजन, पेनोरमा ऑफ हिमालयन आर्ट, गद्दी लैंड इन चंबा। तो ये जो मैंने नाम लिए, इसके अलावा कुछ और बुक्स भी हैं जो है ओसी हंडा द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 126। इसमें पूछा गया है गुरु गोविंद सिंह ने दशम ग्रंथ का प्रमुख अंश कहाँ लिखा था। तो पिछले वीडियोज़ में भी ये क्वेश्चन आया था, तो वहाँ पे भी हमने देखा था जो दशम ग्रंथ का प्रमुख अंश है वो पाउंटा साहिब जब आए थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनके द्वारा ये लिखा गया था पाउंटा में। और हमने उस टाइम भी देखा था कि गुरु गोविंद सिंह जी जो थे 17 बैसाख संवत 1742 में 1742 को नाहन पहुंचे थे। और ईस्वी की बात करें तो 1685 में, और संक्रांति के दिन जो था इन्होंने पाउंटा साहिब की नींव रखी थी। 4.5 वर्ष ये पाउंटा साहिब में रहे थे और यहीं पे ये इन्होंने दशम ग्रंथ का प्रमुख अंश जो है ये लिखा था। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा यहाँ पर एक कवि दरबार की भी स्थापना की गई थी उस समय, जिसमें जो था 52 भाषाओं के विभिन्न कवि थे। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो था 22 दिसंबर 1666 को पटना बिहार में हुआ था, जबकि इन्होंने जो शरीर त्यागा था, उनकी मृत्यु हो गई थी, वो 42 वर्ष की आयु में हो गई थी 7 अक्टूबर 1708 को, 1708 याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे है पहाड़ी चित्रकला का सबसे पुरानी शैली है। तो पहाड़ी चित्रकला की सबसे पुरानी शैली कौन सी है? तो याद रखेंगे बशोली, ऑप्शन सी राइट आंसर है। बशोली शैली की बात करें तो यह जो है बशोली शैली अधिकतर लघु रूप में इसमें काम किया जाता है, एवं इसका उद्भव जो था उत्तर भारत में हिमालय के पहाड़ी राज्यों में 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच, यानी 17th सेंचुरी से 19th सेंचुरी के बीच हुआ था। और कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार हुआ था? तो इसमें बशोली, मानकोट, नूरपुर, चंबा, कांगड़ा, गुलेर, मंडी और गढ़वाल, इन जगहों पर जो था ये पहाड़ी चित्रकला शैली बशोली जो थी काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। मतलब इसका जो है ये एरिया था जहाँ पर ये ज़्यादा फली फूली। और एक पहले भी हमने डिस्कस किया कि नैन सुख नाम के एक चित्रकार थे जो 18वीं शताब्दी में हुए थे, तो उनको एक इसका मतलब काफ़ी बशोली शैली के एक चित्रकार, पॉपुलर चित्रकार माना जाता था। नैन सुख याद रखेंगे आप। तो ये कुछ था बशोली शैली के बारे में। इसके अलावा कांगड़ा में कांगड़ा पेंटिंग तो प्रसिद्ध थी ही, और कांगड़ा पेंटिंग में मुख्यतः जो है राधा कृष्ण की जो है जो पेंटिंग की जाती है, तो ये भी आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्रकारों की बात चल रही है तो अगला क्वेश्चन जो है चित्रकारों से ही है। अमृता शेरगिल कौन थी, यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। एक प्रतिष्ठित भारतीय चित्रकार थी अमृता शेरगिल। तो इनका जन्म जो था वैसे 30 जनवरी 1930 को, यानी 1913 को हंगरी में हुआ था, जबकि 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी लाहौर में। तो ये 20वीं शताब्दी की जो थी एक चित्रकार, पॉपुलर प्रसिद्ध चित्रकार मानी जाती हैं। और एक तरह से इनको जो है भारत की सबसे महंगी महिला चित्रकार भी माना जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि इनका जन्म हंगरी में हुआ था, तो बाद में 1921 में अमृता शेरगिल का परिवार जो था शिमला रहने आ गया। अमृता ने जल्द ही पियानो और वायलिन बजाना भी सीखना आरंभ किया, और 9 साल की उम्र में ही अपनी बहन के साथ मिलकर इन्होंने गेटी थिएटर जो है शिमला में, वहाँ पर एक संगीत का कार्यक्रम पेश किया, और उसके बाद इन्होंने नाटकों में भी भाग लेना शुरू किया। 1923 में 1923 में अमृता जो थी उनकी माँ एंटोनी एक मूर्तिकार, इटली के मूर्तिकार थे, उनके संपर्क में आई, और जो कि शिमला में ही रहता था। और 1924 में जो था जो चित्रकार था वो इटली वापस जा रहा था, तो साथ में अमृता और उनकी माँ भी जो थी इटली चली गई उनके साथ। वहाँ पर उनका आर्ट स्कूल में दाखिला करवाया गया, लेकिन वो जल्दी वापस आ गई
फिर 16 वर्ष की आयु में अमृता जो है अपनी माँ के साथ पेंटिंग सीखने, चित्रकारी सीखने जो था पेरिस चली गई। और 1934 तक जो है फिर इनका जो है वहीं रही। 1934 में वापस आगे तो है भारत में इन्होंने फिर जो भी परंपरागत कला है, चित्रकारी है, उसमें उसकी खोज में इन्होंने शुरू कर दी एक तरह से। और ये फिर पहाड़ी चित्रकला और जो मुगल चित्रकारी थी उससे काफ़ी प्रभावित हुई 1936 के आसपास। हालांकि ब्रिटिश राज परिवार से जो था, मतलब ब्रिटिश राज्य से जो था अमृता शेरगिल का परिवार संबंधित था, लेकिन बाद में ये कांग्रेस की एक समर्थक बन गई थी। तो इनकी कुछ फेमस जो पेंटिंग्स हैं उसमें ब्राइड्स टॉयलेट, थ्री गर्ल्स, ब्रह्मचारीज, स्लीपिंग वुमेन, हिल वुमेन, एंशियंट स्टोरी टेलर, तो ऐसी इनकी कुछ प्रमुख कलाकृतियाँ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में देवोत्सित मंदिर स्थित है? तो आप सभी जानते होंगे जिला हमीरपुर में पड़ता है आपका देवोत्सित मंदिर, इसलिए नन ऑफ दीज यहाँ पर टिक किया गया है क्योंकि हमीरपुर यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है भुंडा जो है उत्सव तो कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? तो भुंडा उत्सव आप सभी जानते होंगे हर 12 साल बाद जो है भुंडा उत्सव मनाया जाता है। और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भुंडा उत्सव जो है आपका ये परशुराम, भगवान परशुराम जी से संबंधित है। और ये उत्सव जो है प्रदेश के शिमला और कुल्लू ज़िले जो हैं उनमें खासकर ये मनाया जाता है। और हिमाचल प्रदेश में भुंडा उत्सव का वही जो है महत्व है जो कि कुंभ स्नान का होता है, क्योंकि आपको पता है कुंभ भी जो है वो 12 वर्ष बाद आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपको वो टिक करने हैं जो भी राइट होगा। 131 देख सकते हैं आप, इसका बी राइट ऑप्शन है। रवि स्ट्रक्ट हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। 132 में आप देख सकते हैं राइट फिलर कौन सा होगा। इट इज़ 14 ईयर्स सिंस आई सॉ हिम, ऑप्शन ए इसमें फिल होगा 132 में। नेक्स्ट है आई विल बी एट, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट फिलर है, एट अ लॉस इन दिस डील। और 134 का देख लेते हैं, वाई डोंट यू सिट, तो यहाँ पे बिसाइड हम फिल करेंगे, बिसाइड मी। नेक्स्ट है रीना इज, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी जो है राइट टिक किया जाएगा। यहाँ पर 2 टिक कर दिए गए हैं, तो डी जो है रीना इज सो पोलाइट दैट एवरीवन लाइक हर, राइट होगा। नेक्स्ट है 136, इसमें देख सकते हैं आप करेक्ट जो स्पेलिंग है किस वर्ड की है। तो पैसेंजर के लिए सही स्पेलिंग ऑप्शन ए में दी गई है, जबकि ड्राइवर की सही स्पेलिंग आपको 137 के सी में मिलेगी। 138 में आपको टिकट की स्पेलिंग ऑप्शन डी में सही देखने को मिलेगी, जबकि 139 में जो है ट्रांसपोर्ट की आपको जो राइट करेक्ट स्पेलिंग है 139 में देखने को मिलेगी। 140 की बात करें तो अथॉरिटी की जो राइट स्पेलिंग है, करेक्ट स्पेलिंग है, वो आपको ऑप्शन सी में देखने को मिलेगी। यहाँ पर एंटोनिम्स अपोजिट मीनिंग पूछे गए हैं, तो मैनेज का अपोजिट है यहाँ पर, तो मैनेज का यहाँ पर ऑप्शन सी बंगल जो है राइट हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब बेढंगा या फूहड़ होता है। तो शेम का जो है अपोजिट यहाँ पर एग्जॉल्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी देख सकते हैं आप। हारमोनी का डिस्कॉर्ड जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। एरोगेंट का अपोजिट आपको मीक देखने को मिलेगा, जबकि लग्जरी का जो है यहाँ पर ऑप्शन डी ऑस्टेरिटी देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फ्रेज दिया गया, आइटम्स दिए गए हैं, जो उनको बेस्ट एक्सप्रेस करेगा ऑप्शन वो राइट होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं टू बी इन एबियंस, तो इसके लिए इन सस्पेंस, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 147 का ऑप्शन डी, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू ग्रेस्प द हिडन मीनिंग, टू मेक अ शॉर्ट, टू मेक अ गेस। 149 का हार्प ऑन, टू कीप ऑन टॉकिंग, जबकि 150 का टू लूज फेस, टू बी ह्यूमिलेटेड। तो 1 देख सकते हैं आप। आगे है हमसे पूछा गया शुद्ध शब्द चुनिए जो कि करेक्ट हिंदी में लिखे गए हैं, तो इसमें हृदय देख सकते हैं आप। 151 में डी जो है हृदय को लिखने का एक राइट तरीका है, सही
तरीका है। 152 देखते हैं, विशेष, ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। 153 में उत्पन्न लिखा गया है, तो उत्पन्न आप कैसे लिखेंगे? ए इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। 154 का पूजनीय जो है सी राइट ऑप्शन, जबकि 155 का राजनैतिक होता है। राजनैतिक जो है ए जो है 155 का राइट हो जाएगा। आगे बात करें संधि विच्छेद की, तो इसमें देख सकते हैं आप, पवन को पो जमा अन लिखेंगे हम, उद्योग को उत जमा योग, मनोरथ को मन जमा रथ, जबकि अन्वेषण को अनु जमा एषण देख सकते हैं, टिक किए गए हैं राइट आंसर। परीक्षक को परि जमा इक्षक, लकड़ी शब्द है तो लकड़ी एक देशज शब्द है। बात करें हाथी, हाथी का स्त्रीलिंग हाथिनी होगा, जबकि कायर का बहुवचन आपको कायर ही रहेगा, तो इसमें चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है लखपति में समास है, तो तत्पुरुष समास है आपका लखपति में, जबकि ठगना की भाववाचक संज्ञा है, भाव है ठगना में, ठगी हुई है ठगी, तो तेज का विशेषण है, तेज की विशेषता है तेजस्वी। तो नेक्स्ट है 167, इसमें पूछा गया है अतिरिक्त में उपसर्ग है, तो आपको पता है उपसर्ग जो है जो पहले लगती है उसको उपसर्ग बोलते हैं हम, तो अतिरिक्त में अति जो है उपसर्ग है। अंग का पर्यायवाची देह होगा, जबकि अर्पण का विलोम आपका यहाँ पर ग्रहण टिक किया गया है। बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही हुई बात के लिए उपयुक्त शब्द है, तो क्या है? अतिशयोक्ति। तो 170 डी का राइट ऑप्शन है। 170 क्वेश्चन ही आते थे आपके, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ख़त्म हुए। तो हमने ये कंडक्टर का एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए और साथ साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। धन्यवाद।